हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चेतना चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में हम जो महाजनपद काल में गणतंत्रीय राज्य थे उसके बारे में विस्तार से देखने वाले हैं। तो उस समय के बुद्धकालीन गणराज्य हों या महाजनपद काल के गणराज्य हों, वो यही हैं। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं। बुद्धकालीन पाली ग्रंथों के अध्ययन से पता चला है कि उस समय क्या है, कुछ गणतंत्र थे, जैसे कि बहुत सारे गणतंत्र थे। यहाँ पर कपिलवस्तु के शाक्य, तो इसको ऐसे ही याद करना है, कपिलवस्तु के शाक्य। और देखेंगे सुम सुम गिरी के भग्य या भार्ग्य, अल्प कल्प अलकप्य के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामग्राम के कोलिये, पावा के मल, कुशीनारा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, मिथिला के विदे, वैशाली के लिच्छवी। और उसके बारे में प्रशासन, किस प्रकार से गण राज्यों का प्रशासन चलता था, उन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कपिलवस्तु के शाक्यों के बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यह नेपाल की तराई में स्थित है। इसकी राजधानी जो है कपिलवस्तु थी। इस गणराज्य के प्रमुख नगर थे चातुमा, सामगामा, नकरक, देवदह, शक्कर आदि थे। बुद्धि की माता जो है देवदह की ही कन्या थी। तो कभी पूछा जाए एग्जाम में कि बुद्धि की माता किसकी के मतलब प्रमुख नगर कौन सा था उनकी माता का रहने की, तो देवदह की ही कन्या थी। आगे है शाक्यगढ़ अपनी रक्त शुद्धता पर गर्व करता था तथा इसे बचाने के लिए अपनी जाति से विवाह संबंध नहीं करता था। मतलब अपनी जाति के अंदर ही विवाह संपन्न करवाए जाते थे शाक्यगढ़ राज्य के अंदर ही। बुद्ध भी शाक्य जाति के ही थे। आगे है सुम गिरी के भग्य या भार्ग्य, वर्तमान चुनार क्षेत्र में स्थित है। तो ये सुम गिरी के भग्य जो है वर्तमान चुनार क्षेत्र में स्थित है। अलकप्य के बुली, अलकप्य के बुली जो है आधुनिक बिहार प्रांत के शाहाबाद, आरा तथा मुजफ्फरनगर जिलों के बीच में स्थित है। यह गणतंत्र बौद्ध अनुयायी था। इसने बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात इसके अवशेष, मतलब जब उनको महापरिणाम की प्राप्ति हो गई उसके पश्चात उनके जो स्तूप उनके उससे संबंधित जो भी अवशेष बचे थे उस पर क्या बना दिए, उन्होंने स्तूप का निर्माण करवा दिया। तो अलकप के बुली जो है उन्होंने स्तूप का निर्माण करवाया था। केशपुत्र के कलाम जो है यह कौशल के पश्चिम में स्थित हैं। इसकी गणतंत्र के अलाम कलाम थे। इससे गणतंत्र के क्या है, अलार कलाम थे। आगे है रामग्राम के कोलिये, रामग्राम के कोलिये। तो कोलियों की राजधानी रामग्राम की पहचान वर्तमान गोरखपुर जिले में स्थित रामगढ़ ताल से की गई है। ये शाक्यों के पूर्व में बसे हुए थे और दोनों की सीमा रोहिणी नदी थी। मतलब दोनों शाक्य और कोलिये दोनों की सीमा क्या है, रोहिणी को माना गया है। और शाक्य और कोलियों के मध्य क्या है, विवाद अक्सर उस समय होता रहता था। ऐसे ही विवाद की मध्यस्थता किसने की थी, महात्मा बुद्ध ने की थी। अब है पावा के मल। अगला है पावा के मल। तो आधुनिक देवरिया जिले में पड़राना नामक स्थान से संबंध के लोग सैनिक प्रवृत्ति के थे। तो इसका जो क्षेत्र है आधुनिक देवरिया, वो है देवरिया जिले का पड़राना नामक जो है उस समय पावा के मल वहाँ पर वो वाला क्षेत्र था। अगला है कुशीनारा के मल। एक तो पावा के मल है, एक कुशीनारा के मल। आधुनिक कसिया क्षेत्र कसिया में स्थित है। यह इस बात से प्रमाणित होता है कि यहाँ एक छोटे से मंदिर में क्या है, बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति मिलती है। तो कुशीनारा के मल वाले क्षेत्र में एक छोटे से मंदिर में बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में मूर्ति मिलती है। वाल्मीकि रामायण ने इसे लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु मल्ल का वंशज बताया गया है। आगे है पिपलीवन के मौर्य। तो पिपलीवन के मौर्यों में चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसी वंश से संबंधित थे। महावंश टीका के अनुसार कौशल नरेश बिडब्बू के अत्याचार से बचने के लिए शाक्यों की एक
शाखा ने हिमालय की तराई में पिपलीवन नामक नगर बसाया था। तो ऐसा माना जाता है कि शाक्यों की ही शाखा थी जो कि पिपलीवन में जाकर वहाँ पर स्थापित हो जाती है, क्योंकि विडम्बू क्या है बहुत ही अत्याचार कर रहा था। तो वहाँ से बहुत सारे लोग क्या है शाक्य जो है वहाँ से छोड़कर इधर पिपलीवन में आ जाते हैं। अब है मिथिला के विदेह। तो यहाँ पर राजतंत्रात्मकता और फिर बाद में गणतंत्र ये बन जाता है। विदेह भी बज्जी संघ के सदस्य थे। राजधानी मिथिला की पहचान जनकपुर से की जाती है। आगे है वैशाली के लिच्छवी। तो गणतंत्र में वास्तविक सत्ता जो है कबलाई अल्पतंत्र में निहित होती थी। गणतंत्र में राजा के अलावा गण के प्रमुख व्यक्ति ही राजा की उपाधि धारण करते थे, राजस्व वसूला करते थे, अपना खजाना अपनी सेना रखते थे। लिच्छवियों ने भी यही परंपरा अपनाई थी। और जहाँ जो है 7,707 राजा हुआ करते थे, उपराजा भी होते थे, सेनापति भी होते थे और कोषाध्यक्ष भी हुआ करते थे। और गणतंत्रों में पुरोहितों की भूमिका क्या थी? गौड़ थी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरोहितों को नहीं माना जाता था। लिच्छवी तथा शाक्य गणराज्य में शासक वर्ग एक ही गोत्र के तथा एक ही वर्ण के होते थे। तो लिच्छवी और शाक्य दोनों में एक ही वर्ण के क्या है, एक ही गोत्र के और वर्ण के राजा हुआ करते थे। आगे है इनका प्रशासन तंत्र जो है बहुत ही सरल होता था। इसमें राजा, उपराजा, सेनापति और भंडारिक यानी कि राजकोषाध्यक्ष शामिल होते थे। मतलब पूरे प्रशासन तंत्र में राजा होता था, उपराजा होता था, सेनापति होता था और भंडारिक होता था। आगे है वैशाली के लिच्छवियों के मामले में 7,707 राजा प्रतिष्ठित थे, किंतु गणराज्य भावना के अनुकूल ब्राह्मणों को इसमें शामिल नहीं किया गया। तो याद रखना है कौन से गणराज्य में ब्राह्मणों को शामिल नहीं किया गया था? तो वैशाली के लिच्छवियों। आगे है मौर्योत्तर काल में मालवा और शूद्रकों को गणराज्य में ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को नागरिकता प्राप्त थी, किंतु दासों तथा शूद्रों को नहीं था। तो ये मौर्योत्तर काल के हैं जो जनपद गणराज्य मालवा और शूद्रकों को क्या है ब्राह्मण तथा क्षत्रियों को तो नागरिकता प्राप्त थी, लेकिन दासों और शूद्रों को नहीं। पंजाब तथा ब्यास नदी के आसपास एक ऐसा गणतंत्र था जिसके सभागार में ऐसे ही लोग सदस्य हो सकते थे जो कम से कम एक हाथी दे सके। मतलब जिसके पास एक हाथी देने योग्य है वो क्या है सभागार में सदस्य बन जाता था। आगे है ग्रीक लेखकों के अनुसार उत्तर पश्चिम के एक राज्य है पाताल। ग्रीक लेखक ऐसा बताते हैं कि एक पाताल नाम का एक राज्य है। एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था थी। इसमें युद्ध के समय 2 वंशानुगत राजा मिलकर शासन करते थे और शांति के समय शासन का संचालन वृद्ध जनों की परिषद द्वारा होता था। तो पाताल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर क्या है युद्ध के समय 2 वंशानुगत राजा थे और शांति के समय जो व्यवस्था है वो वृद्ध जन चलाते थे। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये ग्रीक लेखकों के अकॉर्डिंग है। स्वभूति और अम्बष्ठ जैसे जो है गणतंत्र में बच्चों के लालन पोषण का अभिभार जो है राज्य अपने हाथों में ले लेता था ताकि बच्चे क्या हो सकें, स्वस्थ पैदा हो सकें। आगे है मूशिक वंश एक ऐसा राज्य था जहाँ दास नहीं पाए जाते थे। मूशिक एक ऐसा राजवंश था जहाँ पर दास नहीं पाए जाते थे। आगे है गण राज्य की वास्तविक शक्ति उसकी केंद्रीय सभा तथा व्यवस्थापिका में ही निहित थी, परंतु उसकी सदस्य संख्या निश्चित नहीं होती थी। जहां लिच्छवियों की सभा में 7,707 सदस्य थे, वहीं योद्धियों में 5,000 तथा शाक्यों में मात्र 500 थे। आगे सारे सदस्य सभा भवन एवं सभागार में बैठते थे। गणतंत्रों की सभा की कार्यवाही को संचालित करने के लिए गणपूरक नामक पदाधिकारी होता था। तो गणपूरक यहाँ पर क्या है जो गणतंत्र की सभा होती थी वो कार्यवाहियों को संचालित करने के लिए एक पदाधिकारी था जिसको गणपूरक कहा जाता था। मतों की गणना करने वाले अधिकारियों को मतलब कोई सा भी निर्णय लेना है तो सारे जितने भी उसमें सदस्य हैं उनकी गणना करने वाले अधिकारी को शलाका ग्राहक नाम से जाना जाता है। तो शलाका ग्राहक होता था मतों की गणना करने वाला अधिकारी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।